गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी फाइन होंगे, आप सभी ठीक होंगे। तो आज ये हमारा बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का हैशटैग D10 है। हैशटैग D10 हमारा बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का 10वां दिन है और आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु भार निकालने के बारे में कि हम किसी भी तत्व अथवा यौगिक का परमाणु भार किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आइए हम परमाणु भार को सीखते हैं और उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का अंतिम दिन है। आज से बेसिक ऑफ केमिस्ट्री को हमने लगभग पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में हमने क्या क्या सीखा ये हम एक बार बात कर लेते हैं। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में हमने सीखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, संयोजकता निकालना और किसी भी रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं तथा कितने प्रकार की होती हैं, रासायनिक समीकरण कैसे बनते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे बनती हैं, रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं तथा रासायनिक सूत्र होते क्या हैं, आवर्त सारणी क्या होती है और बहुत सी बातें से रसायन विज्ञान का इतिहास क्या है। ये सारी चीजें हमने अपने बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में सीखा। अब आगे जो होगी वो हमारी होगी एडवांस केमिस्ट्री। आई विल टीच यू एडवांस केमिस्ट्री। इन द एडवांस केमिस्ट्री आई विल टीच यू, मतलब एडवांस केमिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जैसे एडवांस केमिस्ट्री को स्पेशल केमिस्ट्री नहीं है, उसमें आप लोगों को क्लास 10th का सिलेबस, क्लास 11th का तथा क्लास 12th का सिलेबस मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला है। तो अब चलिए हम वीडियो को आज शुरू करते हैं अपने परमाणु भार निकालने वाले। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक मिलती रहे, आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग अंश 5G अकेडमी से ज्यादा बेहतर तरीके से लाभ पा सकें। तो आइए हम वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटॉमिक मास आखिर होता क्या है, परमाणु भार होता क्या है। तो परमाणु भार के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी तत्व में 3 चीजें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्का लगाता रहता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक के बिल्कुल सेंटर में स्थित होता है, वह नाभिक के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित होता है। तो हम बात करेंगे कि एटॉमिक मास आखिर होता क्या है। किसी भी तत्व में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं और वही जो होता है हमारा परमाणु भार होता है। वो क्या होता है? परमाणु भार होता है। एक बार हम और समझ लेते हैं कि किसी भी तत्व में उपस्थित उसके प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार एटॉमिक मास इसका इंग्लिश होती है, इसलिए इसको कैपिटल ए से दर्शाया जाता है। कैपिटल ए इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है, इसलिए इसको Z+N से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर Z क्या है? हमारा परमाणु क्रमांक और N क्या है? हमारा न्यूट्रॉन संख्या। ये सारी बातें मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब हम सीखते हैं कि इनमें से अगर कोई 2 चीज दिया रहे तो हम तीसरे चीज को कैसे निकालेंगे, फिर हम यौगिक के लिए परमाणु भार निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा बेसिक लेवल है, वो हमारा एडवांस लेवल हो जाएगा। तो बेसिक लेवल को सीखते हैं और किसी भी तत्व को लिखने का मैंने तरीका बताया था, वो तरीका क्या था? ZXA। यहाँ पर उस तत्व का जो परमाणु क्रमांक होगा नीचे लिखा जाएगा तथा परमाणु भार ऊपर लिखा जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 क्लोरीन का परमाणु भार 35 दिया है। क्लोरीन का परमाणु भार 35 दिया है और इसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 18 दी हुई है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दी हुई है? 18 दी हुई है। और अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें बताइए कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं हम क्लोरीन का परमाणु क्रमांक। फार्मूला लगाइए, परमाणु भार 35 दिया है, 35 इज इक्वल टू Z हमारा कितना है नहीं पता है तो Z को Z ही रखेंगे, प्लस N कितना है? 18 है, तो 18 को हम इधर भेज देंगे तो Z हमारा कितना हो जाएगा? 35 माइनस 18 इज इक्वल टू 17। तो क्लोरीन का हमारा परमाणु क्रमांक कितना आ गया? 17 आ गया। ऐसे ही हम और देख लेते हैं कि यदि हमारा परमाणु क्रमांक तथा न्यूट्रॉनों की संख्या दी रहे तो हमारा परमाणु भार कैसे निकलेगा। मतलब कुल मिलाकर परमाणु की संख्या को दुगना कर एक जोड़ दिया जाता है, उसको हम परमाणु भार कहते हैं। लेकिन ऐसा मतलब सब जगह नहीं ये नियम लागू होता है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का ज्ञात होना अति आवश्यक हो जाता है। तो हम सीखते हैं कि जब कोई हमारा परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या दी रहे, मान लीजिए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, Z इज इक्वल टू कितना है? 20 है और उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 21 है, 21 है, तो उसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? उसका परमाणु भार इज इक्वल टू हो जाएगा Z+N
n। Z हमारा कितना है 20 प्लस n कितना है 21। परमाणु भार इसका 41 आंसर आ जाएगा। 41 उसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम सीखते हैं कि किसी भी यौगिक किसी भी कंपाउंड के लिए परमाणु भार कैसे निकाला जाता है। तो हम 2-3 का एग्जांपल लेकर उसमें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब हम सीखते हैं कि हम यौगिक का परमाणु भार किस प्रकार से निकाल सकते हैं। हाउ टू फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ ए कंपाउंड। तो देखिए हम छोटा सा यौगिक इस समय ले रहे हैं H2O। जल भी एक यौगिक है, तो हम सबसे पहले इसका परमाणु भार निकालना सीख लेते हैं। तो इसका परमाणु भार निकालने से पहले हम बात करेंगे कि इसमें जितने तत्व हैं उनका परमाणु भार क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु भार। हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 1 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो अब इसका परमाणु भार देखते हैं। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 और H का परमाणु भार, H का परमाणु भार प्लस और दूसरा तत्व इसमें कौन सा है ऑक्सीजन, O का परमाणु भार। मतलब किसी भी यौगिक में जितने तत्व इंक्लूड रहेंगे, उसमें जितने तत्व मिले रहेंगे, उन सभी के परमाणु भारों का योग जो होगा वही यौगिक का परमाणु भार कहलाता है। वही क्या कहलाता है, उस यौगिक का परमाणु भार कहलाता है। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का जितने हाइड्रोजन थे उनका परमाणु भार निकाला, फिर जितने ऑक्सीजन थे उनका परमाणु भार निकाला, दोनों को आपस में जोड़ दिया, परमाणु भार हमारा निकल गया। 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। बस निकल गया हमारा जल लगभग 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। तो हमारा H2O का परमाणु भार कितना हो गया 18 हो गया। चलिए हम दूसरा छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2 का। इसको हम देखते हैं। इसमें हमारा 2 हाइड्रोजन तथा 2 ऑक्सीजन है। तो इसको किस प्रकार से 2, अब H का परमाणु भार नहीं लिखते हैं, फिर प्लस 2 ऑक्सीजन भी है, 2 का परमाणु भार डॉट मतलब वो सारे प्रोसेस जिसे वहां पर लिखा गया इसे यहाँ पर भी लिखा जाएगा। तो H का परमाणु भार 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16 2 मल्टीप्लाई बाय 16। तो आप देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 हो गया प्लस 16 दूना 32 32 तो इज इक्वल टू 34। हमारा H2O2 का परमाणु भार कितना आ गया एटॉमिक मास 34 आ गया। देखिए वही रूल काम कर रहा है कि जितने किसी भी यौगिक में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी के अलग अलग परमाणु भारों के योग को हम यौगिक का परमाणु भार कहते हैं। तो चलिए हम एक और निकाल लेते हैं H2SO4 का। इसका हम निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि H का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। और यहाँ एक और नया तत्व आ गया सल्फर। सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, तो सल्फर हमारा 16 नंबर पर होता है। तो 16 दूना 32 इसका परमाणु भार, यानी कि 16 दूना 32 एक 33 लगभग मान के चलिएगा, 32 पॉइंट कुछ होता है लेकिन लगभग 33 मान के चलिएगा। तो हम इसका परमाणु भार टोटल निकाल लेते हैं। 2 हाइड्रोजन हो गया प्लस 1 सल्फर हो गया, सल्फर एक ही है ना, प्लस 4 ऑक्सीजन हो गया। तो सबका अलग अलग परमाणु भार का योग हमारा निकल जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सल्फर का 33 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16। तो टोटल निकाल लीजिए यहाँ पर 2 प्लस 33 प्लस 16 4 जा 64 इज इक्वल टू, ये टोटल हो जाएगा 35 और 35 प्लस 64 35 प्लस 64 5 4 9 9 लगभग 19 इसका परमाणु भार। H2SO4 का परमाणु भार कितना आ जाएगा 19 परमाणु भार इसका आ जाएगा। तो ऐसे ही हम एक या दो एग्जांपल और लेकर आप लोगों को समझाते हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं H3PO4 के परमाणु भार के बारे में तथा CH3COOH के परमाणु भार के बारे में। आप लोगों का बहुत सा कमेंट आ रहा था कि H3PO4 की संरचना बता दीजिए, इसके इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से साझा करते हैं यह आप लोग बता दीजिए। तो मैं H3PO4 की संरचना तथा H2SO4 दोनों की संरचना इस वीडियो में भी तुरंत बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसके परमाणु भार ज्ञात कर लेते हैं। 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन को इस प्रकार से लिख लिया जाए। फिर एक फास्फोरस है तो P इस प्रकार से, प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन को इस प्रकार से। 3 हाइड्रोजन का 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस फास्फोरस का 15 दूना 30 होता है परमाणु भार, आप लोगों को याद करना होगा। प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 टोटल काउंट कीजिए 3
प्लस 30 प्लस 64, तो ये 33 प्लस 64 टोटल हो जाएगा 797। S3PO4 का परमाणु भार कितना आ जाएगा? 97। यहाँ पर इसका कार्बन का ज्ञात कर ले, ये एसिटिक अम्ल का ज्ञात कर लेते हैं। तो एक इसमें कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो 2 मल्टीप्लाई बाय कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर, आप लोग देखिएगा। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन। इस प्रकार से इसका परमाणु भार निकलेगा। अब ये नहीं कि 3 हाइड्रोजन अलग एक अलग, मतलब सही वो भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाता है, इस प्रकार से इसका निकाला जाता है। तो कार्बन के 6 दूनी 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16, काउंट कर लिया जाए 24 प्लस 4 प्लस 32, तो ये टोटल हो जाएगा 28 प्लस 32, तो 28 एंड 60 टोटल आ रहा है जहां तक। तो इसका जो परमाणु भार हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं H3PO4 के संरचना के बारे में, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। आप लोगों को कमेंट्स बहुत से आ रहे थे, इसलिए मुझे इसको बनाना पड़ा। तो अब हम देख लेते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसकी संयोजकता जो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 2,8,5 होता है, तो बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी संरचना देख लेते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं हमारे H3PO4 के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, हम जैसा कि हम जानते हैं, हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के बाह्य कोश में 5, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा? देखिए, P हो जाएगा यहाँ पर, फास्फोरस के बाह्य कोश में 2 ऊपर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। फिर 1 ऑक्सीजन बना लीजिए इधर और 1 ऑक्सीजन इधर बना लीजिए। अब इनके बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को अरेंज कर दीजिए, 2 ऊपर, 2 नीचे, 1 इधर और 1 इधर, 2 ऊपर, 2 नीचे, 1 इधर और 1 इधर। अब बारी आती है एक और ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 ऊपर, 1 इधर, 2 इस पार और 2 इस पार, 6 इसके भी हो गए। अब एक और ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है ना, तो 1 हम ऊपर बना लेते हैं, 2, 2 4, 2 6, सबके इलेक्ट्रॉन जो है प्रदर्शित है। हाइड्रोजन 3 है, तो तीनों हाइड्रोजन को बना लेते हैं, 1, 2 और 1 3 हाइड्रोजन। इसका भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 1 है। तो उन सब, अब देखिए सभी इलेक्ट्रॉनों को मैंने दर्शा दिया। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, लिख दिया। फास्फोरस के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन था, कर दिया। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 4 6 इलेक्ट्रॉन थे, सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनने वाला है? हाइड्रोजन जो होगा वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेकर संतुष्ट, ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर बैलेंस, संतुष्ट, हाइड्रोजन का काम खत्म। ऑक्सीजन क्या करेगा कि 6 इसके पास ऑलरेडी थे, 1 फास्फोरस से लेगा और 1 हाइड्रोजन से लेगा, बस इसके 8 कंप्लीट। यही वाला ये भी ऑक्सीजन यही काम करेगा। 1 हाइड्रोजन से लेगा, 1 फास्फोरस से, इसका भी काम कंप्लीट। यही ये भी वाला हाइड्रोजन करेगा, 1 हाइड्रोजन से लेगा, मतलब ऑक्सीजन करेगा, 1 हाइड्रोजन से 1 फास्फोरस से ले लेगा, इसका कंप्लीट। और अब फास्फोरस क्या करने वाला है कि तीनों ऑक्सीजनों से 1 1 इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा, इस प्रकार से। सॉरी, ये यहां से नहीं जाएगा, यहां से निकलेगा, ले लिया। अब देखिए, फास्फोरस के भी 8 कंप्लीट, 5 थे, तीनों ऑक्सीजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके भी 8 कंप्लीट। लेकिन अब इस ऑक्सीजन का कैसे कंप्लीट करेंगे? तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, उपसंयोजी बंध आप लोग याद कीजिए, उसमें इलेक्ट्रॉनों का पेयर सिर्फ एक ही तत्व द्वारा दिया जाता था, दूसरे तत्व से लिया नहीं जाता था। तो इलेक्ट्रॉनों का पेयर जो होगा ये सिर्फ ऑक्सीजन को यहाँ पर दिया जाएगा, ऑक्सीजन से लिया कुछ नहीं जाएगा। तो इस प्रकार इसके इलेक्ट्रॉन वितरित रहेंगे। आई होप आप सभी ये समझ चुके होंगे। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार। P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H एंड ये तीर वाला निशान, इसको आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर फास्फोरस द्वारा इलेक्ट्रॉन सिर्फ दिया जा रहा है, लिया नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार हमारे H3PO4 का स्ट्रक्चर बनेगा। सिंगल बॉन्ड यहाँ क्यों लगा? क्योंकि 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा देख लीजिए हो रहा है, सभी जगह 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कहीं नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, इसके द्वारा दिए जा रहे हैं, लिए नहीं जा रहे हैं।
तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे H2SO4 के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारे H2SO4 के संरचना के बारे में कि कैसे हमारे H2SO4 की संरचना किस प्रकार से बनती है। आप लोगों का कमेंट बहुत आ रहा था ना, हम इसको बनाकर दिखा रहे हैं। देखिए, सल्फर के बाहर कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाहर कोश में 1, ऑक्सीजन के बाहर कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका संरचना देखिए, S हो जाएगा, इसके बाहर कोश में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 ऊपर 2 नीचे, 1 इधर 1 इधर। फिर ऑक्सीजन को बनाइए, ऑक्सीजन, और इधर भी एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाहर कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ऊपर 2 नीचे, 1 इधर 1 इधर। 2 ऊपर 2 नीचे, 1 इधर 1 इधर। फिर 2 ऑक्सीजन और बनाने हैं हमको, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन और। तो इनके बाहर कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। हाइड्रोजन भी इसमें 2 है, 2 हाइड्रोजन भी बना लीजिए, H और H। H के बाहर कोश में 1 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको कंप्लीट करके देखते हैं, सभी का 8 8 हो जा रहा है। ऑक्सीजन क्या करेगा, 1 इससे लेगा, 1 सल्फर से लेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा कि 1 ऑक्सीजन से ले लेगा। ये वाला ऑक्सीजन भी यही करेगा, 1 इससे लेगा, 1 इससे ले लेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 ऑक्सीजन से 1 इससे। और सल्फर क्या करेगा कि 1 1 इन दोनों से लेकर वो अपना कंप्लीट कर लेगा इस प्रकार से। अब बारी आई इन दोनों ऑक्सीजनों की। यहाँ पर देखिए सबके 8 8 कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी आई इन दोनों ऑक्सीजनों की। तो सल्फर क्या करेगा कि यह जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यह सिर्फ इसको दे देगा, इससे लेगा नहीं, इसको दे देगा। उपसहसंयोजी बंध यहाँ पर प्रयोग होगा और यही इसके साथ भी होगा, इसको भी दे देगा, इससे लेगा नहीं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे H2SO4 की स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगी। किस प्रकार से बनेगी H2SO4 की स्ट्रक्चर, S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, फिर O। यहाँ पर हमारा उपसहसंयोजी बंध का प्रयोग होगा। इस प्रकार से सल्फर जो होगा इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन देगा, इनसे लेगा नहीं। देखिए आप लोग, पूरा बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर देखिए 8 इसका भी पूरा हो रहा है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबके 8 पूरे हो रहे हैं। हाइड्रोजन को 2 चाहिए, हाइड्रोजन को 2 चाहिए। तो ये आई होप आप सभी ये बात समझ चुके होंगे। और हमने इस वीडियो में पढ़ा परमाणु भार के बारे में कि तत्व का परमाणु भार कैसे निकालें तथा यौगिक का परमाणु भार कैसे निकालें। हाउ टू फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ ए कंपाउंड एंड हाउ टू फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो आई होप आप सभी ये पूरी बातें जो है समझ चुके होंगे। तो आज जैसा कि मैंने कहा कि हमारी बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का ये #10 है, 10वां दिन है। और आज से मैं बेसिक ऑफ केमिस्ट्री की वीडियो बनाना बंद कर रहा हूँ, क्योंकि लगभग बेसिक जितने भी टॉपिक बेसिक थे वो सारे मैंने कवर कर लिए, सारे खत्म कर लिए हैं। तो अब फिर भी अगर कोई बात रह जाती है जिस मुझे लगा ऐसा कि इसको बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में मुझे पढ़ाना चाहिए, मुझे सिखाना चाहिए, तो मैं उसकी वीडियो बनाकर इसी प्लेलिस्ट में अपलोड करता रहूंगा। और उस लेटेस्ट नोटिफिकेशन, भाई वो वाली वीडियो जो बेसिक में दोबारा ऐड होगी, उसके लिए आप लोग उसका नोटिफिकेशन अगर पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। आगे की वीडियो देखने के लिए आप सभी बने रहिए अंश 5G एकेडमी के साथ, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर लेटेस्ट अपडेट अपलोड करता रहूंगा। बहुत सी जानकारियां यहाँ पर मैं अपलोड करता रहूंगा। कई प्रकार के क्लासें यहाँ पर, कोचिंग क्लासें, यूपी बोर्ड की क्लासें, ऑनलाइन क्लासें, CBSE SSC वगैरह सारी क्लासें यहाँ पर मैं अपलोड धीरे धीरे करता रहता ही हूँ। तो अब ठीक है, मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।